मेरे पति थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। मुझे घर पर अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने उस रात अपने साथ रहने के लिए अपनी 18 वर्षीय पड़ोसी को बुलाया। वो रात में मेरे साथ रुकी थी। जब रोशनी चली गई तो उसने मुझे अपने कंबल के नीचे खींच लिया, भले ही वो 18 में। आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनिमा है और मैं शादीशुदा हूँ। जब भी मैं घर के आंगन में झाड़ू लगाती हूँ या दूध लाने जाती हूँ, 18 साल की पड़ोसी हमेशा मुझे अपनी खिड़की से देखती है। कुछ दिन पहले ही वह अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आई थी। मुझसे आंख मिलाती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह रिश्ता कहाँ तक जाएगा। एक दिन मैंने पड़ोसी से बात की। उस दिन मैंने पहली बार अपने नए पड़ोसी को देखा। रोहन अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर आया और मैंने उससे कहा कि रोशनी को बातें करने का बहुत शौक है। मैंने कहा, नमस्ते, मैं अनिमा हूँ। क्या आप यहाँ नए हैं? उसने हाँ कहा। फिर मैंने उसका नाम पूछा। महिला ने बताया कि उसका नाम प्रियंका है। फिर मैंने उस लड़के से बात करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह हाथ उठाने को तैयार नहीं था। शायद उसकी माँ पास में थी, इसलिए उसकी माँ ने कहा, नमस्ते कहो विवान आंटी। माँ की बात सुनकर उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपना नाम विवान बताया। मैं कुछ और बोलने की तैयारी कर रही थी। फिर प्रियंका ने कहा कि कभी समय मिले तो बात करो, अभी मुझे बाहर जाना है। फिर मैंने अलविदा कहा और घर आ गई। अगली सुबह मैंने पोहा बनाया। मैं और भी पोहा बनाना चाहती थी। मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैंने टिफिन में पोहा भरा और प्रियंका जी के घर चली गई। मुझे बात करना बहुत पसंद था और कॉलोनी की अन्य महिलाएं काम कर रही थी, इसलिए उनसे बात करना संभव नहीं था। मैं पूरे दिन घर पर अकेली थी, लेकिन अब मेरे नए पड़ोसी ने हाथ में पोहा लेकर प्रियंका जी के घर की घंटी बजाई। वो मुझे देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा, अच्छा है, सुबह प्रियंका जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझे घर बुलाया। उसके घर में प्रवेश करते हुए मैंने पूछा, विवान कहाँ है? तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए पोहा लाया हूँ। मेरे हाथ का बना पोहा आजमाएं, आपको यह जरूर पसंद आएगा और विवान को खिलाना। बच्चों को इस तरह की चाट खाना बहुत पसंद है। मैंने विवान को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वह बाहर नहीं आया। प्रियंका जी उसे बताया, फिर वह बाहर आई। मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। विवान अपनी माँ के पास बैठा था। प्रियंका जी मुझसे बात कर रही थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह आपका बेटा है? आप बहुत छोटी दिखती हैं, लेकिन आपका 18 साल का बेटा है। प्रियंका जी। मेरा प्रश्न सुनकर वह मुस्कुराया और हाँ कहा। मैं कैसा भी दिखता हूँ, वो मेरा बेटा है। प्रियंका जी सुंदर दिखती हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत ऊंचे दर्जे का है। मैंने विवान से पूछा कि तुम मुझे हर दिन खिड़की से क्यों देखते हो? मेरे सवाल के बाद प्रियंका जी ने उन्हें गुस्से से देखा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्यों देखूं? प्रेम पंछी। तो मैंने देखा कि तोता पेड़ पर बैठा है। मैंने कहा ठीक है और 2 दिन बाद घर वापस आ गया। मैं अपनी छत पर पानी की टंकी की सफाई कर रहा था। मैंने छत से विवान के घर की ओर देखा। मैंने उसे मेरी ओर इशारा करते हुए देखा। वह पूछ रहा था कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? टैंक भारी है। मैंने उसे आने का इशारा किया। हो सकता है कि उसे माँ की अनुमति लेनी हो, इसलिए मैंने उसके घर की घंटी बजाई। प्रियंका जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा कि मुझे अपना टैंक साफ करना है। विवान को मदद की ज़रूरत है, उसे कुछ समय के लिए भेज दो। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह भेजना नहीं चाहता, लेकिन मेरे अनुरोध पर उन्होंने कहा कि आप जाइए। मैंने उसे भेज दिया। मैं वापस छत पर आ गई और कुछ देर बाद विवान भी आ गया। मैंने कहा, टैंक साफ करने में मेरी मदद करो। जैसे ही मैं टैंक की ओर मुड़ी, विवान ने मेरी साड़ी खींची। फिर उसने कुछ अजीब शायरी कहना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि एक 18 साल का लड़का क्यों लड़का ऐसा कर रहा है। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? कुछ मत बोलो। मैंने कहा, टैंक साफ करने में मेरी मदद करो, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। गुस्से में मैंने कहा कि मैंने तुम्हें टैंक साफ करने के लिए बुलाया है, मनोरंजन के लिए नहीं। बाकी काम छोड़ने में मेरी मदद करो।
विवान ने कहा, माँ ने कहा है कपड़े गीले मत करो, मैं बाकी सब मदद कर दूंगी। वो बहुत होशियार थी। मैं जिस टैंक से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, उससे पानी का पाइप ले लिया। फिर विवान पाइप लेकर आया और टैंक डाला और मुंह से पानी निकाला। टैंक का पानी धीरे धीरे बाहर आने लगा। मैं विवान को गंभीर चेहरा लेकर खड़ा देख रहा था, इसलिए मैंने उससे मजाक किया और उस पर थोड़ा पानी छिड़क दिया। फिर उसने मुझे पूरी तरह भिगो दिया। उसने मुझे चिढ़ाया और उसने तुरंत माफ़ी मांग ली। तब मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी आंखें मेरे गीले बदन पर घूम रही थीं। मैंने दूसरी तरफ देखा तो उसने मेरी साड़ी फिर से खींच ली। जैसे ही मैंने देखा, उसने इशारा किया और कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हम एक दूसरे को कुछ दिनों से जानते थे, लेकिन आज वह मुझे साफ करने के बाद सुंदर कह रहा था। टैंक में उसके साथ था जिसके साथ मैं नीचे आया था। मैंने उसे गीला कर दिया। उसकी माँ मुझे दोषी ठहराती थी अगर वह उसे गीले कपड़े में देखती थी, तो मैंने उसके गीले बाल पोंछना शुरू कर दिया। वह सोफे पर बैठी थी और मैं उसके बाल पोंछ रहा था। अचानक मुझे लगा कि उसका हाथ मेरी नाभि को छू रहा है और तेजी से आगे बढ़ा। मैंने कहा, विवान क्या है? विवान ने कहा, तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन भूल गया था कि यह नाभि तक चला गया था। क्षमा करें, यह एक गलती थी। मैंने गलत समझा और उसे माफ़ कर दिया। विवान ने कहा कि आप कितने अच्छे हैं। अगर मैं आपके साथ पूरा दिन बिता पाता तो कितना मज़ा आता। मुझे उसकी बातें मजाकिया लगी। मैं ऐसा कर सका। पति का व्यवहार समझ नहीं आता। उस रात मैंने अपने पति आदित्य से भोलेपन से कहा, आदित्य, तुम मुझसे कभी बात नहीं करते। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। सारा दिन घर पर अकेली रहती हूँ। चलो कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलते हैं। घर पर बैठो और सारा दिन खाओ पियो और कहो कि मैं ऊब गया हूँ, लेकिन मेरे पास करने के लिए बहुत काम है और आपसे बात करने या आपको कहीं ले जाने का समय नहीं है। आप पूरी तरह से खाली हैं और आसपास की सभी लड़कियां काम कर रही हैं, गांव की लड़कियों की तरह सारा दिन घर पर। गांव की लड़कियां सिर्फ बात करना जानती हैं, और जाने क्या बोलना। अगले दिन आदित्य ऑफिस से निकला और मैं प्रियंका जी के घर गया, क्योंकि अब मुझे अपने दिल को हल्का करने की ज़रूरत है। हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता है। मुझे पता था कि वो मुझे समझेंगे। मैं उनके दरवाजे के सामने खड़ी होकर रो रही थी। प्रियंका जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गईं। फिर मैंने उन्हें गले लगाया और रोने लगी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरे पति मुझे दुख पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि पति ऐसे होते हैं। पति कभी अपनी पत्नी की कीमत नहीं समझते। पत्नी को उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मैं रो रही थी तो प्रियंका जी ने मुझे शांत करने के लिए बिहान बुलाया और पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद मैं थोड़ा शांत हुआ। फिर मैंने पूछा। फिर प्रियंका जी ने अपने पति के बारे में बताया। उसका पति, जिसका कुछ साल पहले तलाक हो गया था, वह भी ऐसा ही था, लेकिन मैं किसी की नहीं सुन रहा था। वह मुझसे बात कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा और वह फ़ोन लेकर अपने कमरे में चला गया। तब बिहान मेरे सामने खड़ा था। वह मेरे पास आया और बोला, हेलो दोस्त। बिहान मेरे हाथ पोंछते हुए कहता है कि मेरा दोस्त आज इतना क्यों रो रहा है। मेरे दोस्त को उसकी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। वह मुझसे बहुत समझदारी से बात कर रहा था। वह छोटा पति पत्नी की बात करता है, वह कैसे समझेगा। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पति के बारे में क्या है। पत्नी की लड़ाई, मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत छोटे हैं। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे छोटा समझने की गलती मत करना। मैं बहुत समझदार हूँ। मैंने अपनी माँ की हर बात सुन ली है, इसलिए मैं अंकल से बहुत नाराज हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत पत्नी बनाई। इसका बदला इनसे नहीं लेना चाहिए। चाचा से कभी नहीं मिले आंसू। इस बिहान ने मुझे रोते रोते भी हंसाया। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। कुछ देर बाद मैं अपने घर वापस चला गया। उस शाम को आदित्य ने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझसे कहा कि उसे ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए बाहर जाना है। हम 1 साल से इस नए शहर में नहीं गए हैं। आज तक मैंने नहीं बिताया आदित्य के बिना एक रात अकेले रहना। भले ही मैंने उसे हाँ कहा हो, अकेले रहना बहुत डरावना था। खाना खत्म करने के बाद मैं प्रियंका जी के घर गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। प्रियंका ने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा कि मेरे पति ऑफिस के काम से कुछ समय के लिए बाहर गए हैं।
क्या आप आज रात मेरे घर रुक सकते हैं? प्रियंका जी नहीं माई, उन्होंने कहा कि मेरे पास कहीं और है। मेरे शयन कक्ष में नींद नहीं आती। मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकते हैं। फिर मैंने अपना घर बंद कर दिया और प्रियंका जी के घर चला गया। जब मैं उनके घर गया तो एसी बहुत तेज चल रहा था। प्रियंका जी ने आखिरी बार अपने कमरे में एसी चालू रखा। 1 घंटे तक एसी की ठंडी हवा से मुझे बहुत ठंड महसूस हुई। मैंने प्रियंका जी से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, एसी चालू है। मैं बाहर जाकर सो गया। फिर मैं हॉल में चला गया। कुछ देर बाद बिहान हॉल में आई। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे बात करना चाहती होगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने उससे कहा, मैंने पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इस पर बिहान ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ बाहर सोफे पर सोने के लिए लाया हूँ, तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैं अपने दोस्त से किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिहान ने मुझसे अपने कमरे में सोने का अनुरोध किया। फिर मैं उसके बिस्तर पर उसके बगल में सो गया। मैं नहीं था। सोने के लिए भी 10 मिनट बिहान उसने मुझे अपनी चादर दी। वो मुझे अपने बिस्तर में ले गई। मुझे यह व्यवहार पसंद नहीं आया। मैं उस बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मुझे बाहर नहीं जाने दे रही थी और मुझे कसकर पकड़ लिया। जब मैं खुद को खोलने की कोशिश कर रही थी तो उसने मेरी साड़ी खोल दी और बिस्तर के अंदर से यह मुझे परेशान करने लगा था। मैं अपने आप को बिस्तर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक प्रियंका जी कमरे में आ गईं, जिसके कारण मैं अपने बिहान से बच गया, जिसे मैं 18 साल का लड़का समझता था। वह राक्षसी रूप में मेरे सामने आया। फिर प्रियंका जी ने उसे थप्पड़ मारा और डांटा। उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं कभी भी प्रियंका जी के घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस 18 साल के लड़के ने मेरे साथ जो करने की कोशिश की उससे मुझे डर लग रहा था कि अगर कल को बिहान ने मेरे साथ कुछ किया तो मैं हमेशा बिहान के साथ ही रहूंगी। मैं अपने पति को ये भी नहीं बता सकी कि उसने ऐसा किया है, क्योंकि अगर मैं उसे कुछ भी कहती तो वह मुझे ही दोषी ठहरा देता था। आदित्य हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे किसी से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कभी उसकी बात नहीं सुनी। कल शाम को मैं उसका मतलब अच्छे से समझ गई थी। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। मैंने गलती से उसकी तरफ देखा बिहान के कमरे में। मैंने देखा कि वह मुझसे माफ़ी मांग रही थी। वह इशारे से कह रही थी कि प्लीज़ आज कम से कम यहाँ आ जाओ। मैंने कई बार उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक बार जब मैं छत से नीचे आया तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रही है। मेरे लिए क्या उसे मुझसे प्यार हो गया है? मेरे मन में कई सवाल घूमने लगे। शायद बिहान मुझसे कुछ कहना चाहता है या उसका मेरे प्रति प्यार जाग गया है। उसका गलत व्यवहार ठीक हो सकता है। उस रात मैं फिर हिम्मत करके प्रियंका जी के घर गया। तब मैंने उनसे कहा कि मैंने अकेले रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लिए रात में अकेले रहना संभव नहीं है। उस रात मैं प्रियंका जी के कमरे में उनसे बात कर रहा था। हम 20 दिनों तक मिले और आज प्रियंका जी ने मेरे पति के बारे में पूछा कि आपके पति क्या करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति एक अधिकारी हैं और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे अधिकारियों के पदनाम नहीं पता हैं। प्रियंका जी से काफ़ी देर तक बात करने के बाद मैं ठंडी हवा में कांपने लगी और मुझे जाना पड़ा बाथरूम तक। फिर प्रियंका जी अपने कमरे के बाथरूम में घुस गईं और मैं भी बाहर बाथरूम में जाना चाहता था। मैं बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अचानक बिमान अंदर आ गया। उसने एक हाथ से मेरा चेहरा पकड़ा और दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ये देखकर डर गई। उस 18 साल के लड़के ने मेरे साथ बाथरूम में जो किया उससे मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मैं उस दिन कांप रहा था। आधे घंटे बाद मुझे उनके इरादे का एहसास हुआ। प्रियंका जी बाहर से दरवाज़ा खटखटा रही थीं। डरी हुई बिबिन ने दरवाज़ा खोला। प्रियंका जी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अप्रत्याशित स्थिति में पाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आई। जब बाहर लाईं तो बिबिन खड़ी थीं, उसके सिर नीचे के साथ। प्रियंका जी उसे चोर समझकर मारने जा रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। विवान रोते हुए मेरे पास आया और बोला कि मैंने माँ को सब कुछ बता दिया है, मुझे माफ़ कर दो।
बिबन ने मुझे बताया कि प्रियंका जी ने उसे बंदी बना रखा है। मैंने तब प्रियंका जी से पूछा कि आप कौन हैं बिबन, आप कौन हैं, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब पुलिस दरवाजे पर आई तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया। जब मैं बाथरूम में थी, मेरे पति एक पुलिस अधिकारी थे। लेकिन मैंने प्रियंका को बताया कि मैं सिर्फ एक अधिकारी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे यह बताना क्यों जरूरी नहीं समझा कि मेरे पति पुलिस में कार्यरत थे। मेरे पति कुछ समय से सिविल ड्रेस में ऑफिस जा रहे थे, इसलिए प्रियंका को समझ नहीं आया कि वो पुलिस में है। मेरे पति और प्रियंका कभी नहीं मिले। सच्चाई ये थी कि बिबिन के पिता एक व्यापारी थे और प्रियंका उनके घर में काम करती थी। उसके और उसके परिवार के विदेश जाने से एक दिन पहले प्रियंका ने बिबिन का अपहरण कर लिया और उसके पिता से 10 लाख की फिरौती मांगी। पैसा कर रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर मैंने बिबिन से पूछा कि हमारी पहली मुलाकात में आप मुझे ये बातें बता सकते थे, आपने कुछ क्यों नहीं कहा। तब बिबिन ने कहा, प्रियंका की नज़र मुझ पर थी, उसने मेरे कमरे में कैमरा भी लगा दिया था। इतना ही नहीं, वह हमेशा मोबाइल रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देती थी। मैं इसे अपनी जेब में रखता था, इसलिए उसे पता था कि मैं किससे बात करता हूँ। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं हमेशा उससे डरता था। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे मदद की उम्मीद जगी। मैंने सोचा कि तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो और आज का दिन इसी के लिए है। तुम मेरी जिंदगी जियो, मेरी साड़ी खींचने से लेकर मुझे अपने कंबल के नीचे खींचने तक सब कुछ। क्योंकि अब मुझे एहसास हुआ कि प्रियंका उसे घूर रही थी और वह कुछ नहीं कह सकी। और आखिरकार जब उसे बाथरूम में मौका मिला तो उसने मुझे सच बताया। उसके पास से वापस आकर मुझे गले लगा लिया और सीमा, मुझे माफ़ कर दो। कुछ दिन पहले मैंने तुमसे बिना वजह कुछ कह दिया था, लेकिन तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर ध्यान नहीं दिया और मैंने बिना वजह तुमसे कुछ कह दिया। इसी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तनाव में था। एक केस, और वो केस था एक बिजनेसमैन के बेटे के अपहरण का केस। कल एक अधिकारी की पत्नी का मतलब है कि आपने कुछ ही दिनों में उस मामले को सुलझा लिया। हमारे विभाग ने आपको सम्मानित करने का फैसला किया क्योंकि आपके सरल स्वभाव ने आज एक बच्चे की जान बचाई। कुछ दिनों के बाद पति से आपकी प्रशंसा सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आदित्य के कार्यालय में मुझे सम्मानित किया गया। बिबिन को भी उसके पिता के पास वापस भेज दिया गया। दोस्तों, इन बुद्धिमान और शिक्षित लोगों को दुनिया में कुछ अशिक्षित और सरल लोगों की आवश्यकता होती है। कभी कभी अशिक्षित लोगों की सादगी भी प्रभावी हो सकती है पढ़े लिखे लोगों की गलतियों के खिलाफ। दोस्त, यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे को दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। फोल्डेड हैंड्स।